आज का हमारा चैप्टर रहेगा रिमोट सेंसिंग। मान लो सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से बात करेंगे हम लोग मेनली। मान लो कि कोई एरिया है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ डेटा कलेक्शन मींस एरिया मेजरमेंट करना है या कोई और मेजरमेंट करना है, उसके अंदर लेवलिंग करना है, कंटूर मैप बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उस एरिया से पर्टिकुलर से। तो बेटा उसके दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, वहां आप फील्ड में गए और आपने वहां से डेटा कलेक्ट किया, क्या बोलेंगे, इन सिटू मेजरमेंट। क्लियर है सबको? एक तरीका आपका ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में दो वर्ड है, फर्स्ट वन रिमोट, सेकंड वन सेंसिंग। द रिमोट का मतलब क्या है, फार अवे, और यू कैन से एट सम डिस्टेंस। सेंसिंग मीन्स क्या है, सेंस करना मीन्स क्या है, कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन, यू कैन से और यू कैन से इमेज, कलेक्ट करना और कैप्चर करना। तो क्लियर है सभी को रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है रिमोट सेंसिंग का, कि किसी पर्टिकुलर एरिया, ऑब्जेक्ट या फिनोमिनन के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा और इमेज कलेक्ट या कैप्चर करना विदाउट इन फिजिकल कांटेक्ट। क्लियर है, वो आपका रिमोट सेंसिंग है। Remote sensing is an art and science of obtaining information about an object or feature without physically coming in contact with the object or feature. बाकी टर्म आपको क्लियर है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है। इसमें दो टर्म बेटा और है, आर्ट एंड साइंस। इनका मतलब क्या है, साइंस कैसे बोल रहे हैं कि ये कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसलिए साइंस है। और आर्ट क्यों बोला गया है, जो हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे या जो डेटा हमारे पास आएंगे उनको इंटरप्रेट करना, डेटा को उनको। क्लियर है, तो वो क्या है, एक आर्ट और स्किल होगी एक टाइप की, कि उन डेटा को इंटरप्रेट कर सको आप। क्लियर है, इसलिए बोलते हैं रिमोट सेंसिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और फीचर विदाउट फिजिकली कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट और फीचर। क्लियर है सभी को, रिमोट सेंसिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है। आई थिंक इसके अंदर किसी को डाउट नहीं है। और जो रिमोट सेंसिंग है बेटा, आप डेली लाइफ में रिमोट सेंसिंग यूज करते हो। एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो कि जो आपकी आईज है, इनके थ्रू आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो विदाउट उसके कांटेक्ट में गए हुए। मींस क्या, उस ऑब्जेक्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ डिस्टेंस से देख सकते हो विजन से। तो वो भी एक टाइप का आपका रिमोट सेंसिंग हो गया। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में कौन सा रिमोट सेंसिंग बात करेंगे, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे मेनली हम लोग। सेकंड क्या है, कोई साउंड है या कोई नॉइज है, आप उसको इजीली सुन सकते हो, वो भी एक टाइप का क्या बेटा, रिमोट सेंसिंग है। क्लियर है, बिल्कुल बेटा। मोबाइल फोन भी उसी प्रिंसिपल पर एक्ट कर रहा है। आप किसी को देख पा रहे हो दूर से, आप दूर से किसी को सुन पा रहे हो, तो वो दोनों क्या है, एक टाइप का आपका रिमोट सेंसिंग हो गया। अब मैं बोलूं, अगर आप किस चीज को टेस्ट कर रहे हो,
विद द हेल्प ऑफ योर टंग। बेटा वो क्या होगा, क्या वो भी एक रिमोट सेंसिंग होगा? किसी भी चीज को अपने टंग से टेस्ट कर रहे हो कि उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है या बिटर है, तो वो रिमोट सेंसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल कांटेक्ट में आ रहा है आपके, फिर उसके बाद आप उसका टेस्ट बता रहे हो कि टेस्ट कैसा है उसका। क्लियर है? लेकिन जब किसी को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के भी ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो ये भी एक टाइप का रिमोट सेंसिंग है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। The data collected can be of many forms. Variation in acoustic wave, कौन सा बेटा? Sound wave distribution, example sonar. Variation in force distribution, example gravimeter. Variation in electromagnetic energy distribution, example eyes. जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा, वो डेटा किस फॉर्म में होगा? वो डेटा बेटा हमारे पास डिफरेंट वेव के फॉर्म में होगा। उनके अंदर क्या वेरिएशन है, उनके बेसिस पे जज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे एक नाम आया है मेनली भी, सोनार। किसी को आइडिया है क्या ये? सुना है किसी ने? सोनार, रेडार एंड क्या है? लाइडार। ये नाम सुने बेटा आपने? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बिल्कुल करेक्ट बेटा। मींस क्या इसमें क्या है? साउंड वेव यूज हो रही है। क्लियर है? साउंड वेव के बेसिस पे। रेडार में बेटा क्या है? रेडार में रेडियो वेव होगी। क्लियर है? रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है सभी को? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सिमिलरली लाइडार का फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें लाइट वेव यूज होगी आपकी। क्लियर है बेटा? वो भी एक रिमोट सेंसिंग हो गया ना, विदाउट कॉन्टेक्ट में गए ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर पा रहे हो आप लोग। These remotely collected data through various sensors may be analyzed to obtain information about the object or feature under investigations. In this course, we will deal with remote sensing through electromagnetic energy sensor only. Clear है? और हमने प्रीवियस चैप्टर ईडीएम के अंदर भी हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा है। तो अभी इस चैप्टर में दोबारा देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे उसका हम। Thus, remote sensing is the process of inferring surface parameter from measurements of the electromagnetic radiation from the earth surface। बेटा साउंड वेव की बात कर रहा है काउस्टिक। In other words, remote sensing is detecting and measuring electromagnetic energy emanating or reflecting from the distance object made of various material। हम क्या करेंगे इसके अंदर? जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन है, उनका एमिशन हुआ, फिर वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है? तो जो सेंसर उनको कैप्चर करेगा वेव्स को, तो उनके बेसिस पे हमारा एनालिसिस होगा पूरा। अब कौन से ऑब्जेक्ट से जो वेव्स है रिफ्लेक्ट हो रही है, उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है? क्लियर है? और किस एंगल पे वेव इंसिडेंट हो रही है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, तो इन सभी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। तो एक फिगर दिया गया है कि ये सन है, यहां से क्या मेरा ये एनर्जी सोर्स हो गया मेरा सन एक, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसमिट होगी। उसके बाद क्या है? ये अर्थ का कुछ पोर्शन है जिसको मैंने एज ऑब्जेक्ट लिया है, वो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होगी। और आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो रेडिएशन एमिट करता है जिसका टेम्परेचर क्या है बेटा? अब वो 0 केल्विन है। क्लियर है? बोल्ट्जमान लॉ क्या बेटा आपका याद है सभी को फिजिक्स के अंदर? जिस भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से अबोव है वो रेडिएशन एमिट करता है। तो मैंने अर्थ का एक पोर्शन एज ऑब्जेक्ट लिया है,
यहां से जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी कुछ, और कुछ यहाँ से एमिशन भी होगा रेडिएशन का। तो उनको क्या, मेरा जो मेरा सेंसर लगा है, अब ये सेंसर अभी आगे रीड करेंगे प्लेटफॉर्म और सेंसर के हम डिटेल के अंदर। तो सेंसर बेटा क्या है कि उस चीज को वो कैप्चर करेगा इंफॉर्मेशन। वो अब आपका सिग्नल हो सकता है, वेव हो सकता है, इन द फॉर्म इमेज हो सकता है वो। तो उसको सेंसर इन जो मेरी रेडिएशन है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेंसर उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? और ये सेंसर जहां अटैच, वो प्लेटफॉर्म होगा बेटा आपका। तो ये बेसिक प्रोसेस है इसका। Remote sensing provides a means of observing large areas at finer spatial and temporal frequencies. It finds extensive application in civil engineering, including watershed studies, hydrological stats and fluxes simulation, hydrological modeling, disaster management service। कौन कौन से? फ्लड और ड्राउट। इनके अबाउट क्या है? वार्निंग एंड मॉनिटरिंग, डैमेज असेसमेंट इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग। और बेटा ये आपके क्या है? रिमोट सेंसिंग के अगर आपको कोई एप्लीकेशन या यूज पूछता है तो किस किस में है? हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या डैमेज असेसमेंट कितना हुआ, चाहे फ्लड हो, ड्राउट हो, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, अर्बन प्लानिंग हो, या क्या हो सकती है? जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है बेटा आपकी, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन लाइक फॉरेस्ट एरिया है। तो ये सभी एप्लीकेशन है बेटा हमारे रिमोट सेंसिंग के। इनके बेसिस पे हम लोग इनके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? बाकी टर्म सुना आपने, फ्लड, नेचुरल कैलेमिटी, ड्राउट। हाइड्रोलॉजी मतलब क्या है? जो आपका वाटर है, मान लो आपका सी पोर्शन से आपका वाटर इवेपोरेट होगा, उसका पूरा साइकिल बनेगा एक पूरा, अगेन वो रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में या अदर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आपका डिपॉजिट होगा। मींस क्या है? अगेन ग्राउंड पे आएगा। एग्जांपल जो बारिश के रूप में वापस आ रहा है वो एक क्या है? आपका प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में बेटा, रेन भी एक उस फॉर्म में ग्राउंड पे आया, फिर वो थ्रू द चैनल, चाहे रिवर हो, कैनाल, उनके थ्रू आपका वो वाटर अगेन सी के अंदर पहुंच रहा है। तो पूरा एक साइकिल बन रहा है। क्लियर है? तो इसे बेटा बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं इसको। क्लियर है सभी को? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ई बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लेमडा। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेमडा क्या है? आपकी बेटा वेव लेंथ है। क्लियर है? जिसकी यूनिट क्या है? एग्जांपल मोस्ट लेते हैं माइक्रोमीटर के अंदर। और बेटा आपका भी स्पेक्ट्रम शो करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा रेडिएशन का। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रीवियस चैप्टर में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रेज। और सिमिलरली जो मेरा विजिबल रीजन होगा उसके अंदर कौन कौन से हैं? याद है ना? विबग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है? ये आपका फ्रीक्वेंसी का, इधर क्या होगा बेटा आपका? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इधर आपकी। ये किसका है? वेवलेंथ का है। ये एफ का है बेटा आपका। ये लेमड़ा का स्केल है। क्लियर है? सिमिलरली ये क्या आपका? वेवलेंथ लेमड़ा का स्केल है। क्लियर है? डिफरेंट कलर के लिए। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं
principle of remote sensing. Different object reflect or emit different amount of energy in different bands of the electromagnetic spectrum. मीन्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है बेटा? आपने एक किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, किसी को याद है ये चीज? किसी को याद है ये किरचॉफ लॉ फिजिक्स के अंदर? R for reflection, A for absorption, T for transmission. क्लियर है? इन सब का समेशन 1 होगा किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? प्लस जो मेरी इंसिडेंट एनर्जी रेडिएशन है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है। तो बेटा किस पे डिपेंड कर रहा है पूरा ये? ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मेरा ये चीज जो मेरा रे या एनर्जी इंसिडेंट होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लस वो जो मेरी रेडिएशन है, इंसिडेंट एनर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी लाइक उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन सब पे डिपेंड करेगा आपका। डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस फीचर इज डन थ्रू द यूनिकनेस ऑफ रिफ्लेक्टेड और एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो कैसे पता लगेगा कि उन्होंने कितनी रेडिएशन रिफ्लेक्ट की और एमिट की, उनके बेसिस पे जज होगा। ए डिवाइस टू डिटेक्ट this reflected or emitted electromagnetic radiation from an object is called a sensor. क्लियर है आपको? सेंसर क्या है बेटा? जो डिवाइस इन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा वो आपका एक सेंसर होगा। एग्जांपल क्या है? कैमरा और स्कैनर इसके एग्जांपल है सेंसर के। ए व्हीकल यूज्ड टू कैरी द सेंसर इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। एग्जांपल क्या हो गया? एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट हो गया, और जो आजकल आप कॉमन यूज कर रहे हो ड्रोन, वो भी क्या एक टाइप का प्लेटफॉर्म हो जाएगा बेटा। और ड्रोन के अंदर जो कैमरा लगा है वो क्या होगा? एक टाइप का आपका सेंसर होगा। तो क्लियर है सभी को? सेंसर क्या है और प्लेटफॉर्म क्या, डेफिनेशन क्या है दोनों की विद एग्जांपल। जैसे बेटा आप ड्रोन फोटोग्राफी करते हो तो ड्रोन आपका क्या प्लेटफॉर्म हो गया, उसके अंदर जो आपका कैमरा सेटअप लगा है वो आपका एक सेंसर हो गया। अगला क्या है? हमने प्रिंसिपल देख लिया कि कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम देख चुके ऑलरेडी हम। अभी क्या है कि कौन कौन से प्रोसेस होंगे या क्या मेन जो स्टेज कौन कौन से होने वाली है रिमोट सेंसिंग के अंदर। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द सन और एन ईएमआर सोर्स मींस क्या बेटा? आपका एक आपका एनर्जी सोर्स होगा। क्लियर है? जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां से एमिट होगी। क्लियर है? अब वो आपका सोर्स क्या हो सकता है? नेचुरल सोर्स क्या है बेटा? सन है। क्लियर है? और कोई आर्टिफिशियल आपका सोर्स भी हो सकता है जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है। तो सभी को क्लियर है? जो मेरा स्टेज हो गया, स्टेज बी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हाइल ट्रांसमिशन। सेकंड स्टेज क्या है? यहां से सोर्स हो गया आपका ईएमआर का, उसके बाद क्या है? उसका ट्रांसमिशन होगा, ये स्टेज बी है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या हो सकता है इसका? स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन होगा आपका ईएमआर का। थर्ड क्या है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द ऑब्जेक्ट एंड सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन एंड एमिशन। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है,
वहां पे इंसिडेंट होगी रेडिएशन। उसके बाद क्या है, उनका रिफ्लेक्शन और एमिशन होगा रेडिएशन का। तो ये आपका स्टेज सी हो गया बेटा। आपका स्टेज डी क्या है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, ये रेडिएशन एनर्जी अगेन सेंसर की तरफ जाएगी बेटा आपका। तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंसर, ये आपका स्टेज डी हो गया बेटा। आपसे कोई पूछे रिमोट सेंसिंग स्टेजेस पूछे, स्टेप पूछे, तो आपको ये सभी ए टू एच स्टेप वहां मेंशन करने हैं। विथ डायग्राम करोगे तो और अच्छा रहेगा समझने में आपके लिए भी। अब आपको पता है कि वो रेडिएशन मेरी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके सेंसर के पास पहुंच गई, तो अब क्या करेगा सेंसर, उन चीजों को, रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा, उस एनर्जी को। तो ई स्टेप क्या रहेगा मेरा, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। किस फॉर्म में करेगा, या तो फोटोग्राफिक फॉर्म में करेगा या नॉन फोटोग्राफिक फॉर्म में करेगा उनका रिकॉर्डिंग। अगला क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन टू द ग्राउंड स्टेशन। बेटा आपका ग्राउंड में जो एंटीना लगा है, ग्राउंड स्टेशन है, वहां पे उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगा ये। उसके बाद क्या है, अब वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है डेटा के रूप में, प्रोसेसिंग डेटा इनटू डिजिटल और हार्ड कॉपी इमेज, वो आपका बेटा जी स्टेप हो गया। मींस क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन तो सिग्नल के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोरियल फॉर्म देना है बेटा, पिक्चर देना है। मींस क्या है कि जैसे आप लोगों ने ड्रोन में लगे कैमरा से आपने फोटो कैप्चर किया, तो आपके पास वो फोटो, चाहे आप किसी ग्राउंड की फोटो ले रहे हो, किसी पर्सन की फोटो कैप्चर कर रहे हो, तो बेटा आपके पास में क्या है, पिक्टोरियल व्यू है उसका ना, पिक्चर जनरेट हो गया आ रहा है आपके पास आउटपुट में। तो वही है कि डेटा को प्रोसेस करना है किस फॉर्म में, डिजिटल और हार्ड कॉपी इमेज में। फिर एच लास्ट स्टेज क्या है, उसको एनालाइज करना, मीन्स ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे उससे एनालिसिस करना है। तो सभी को जो जो डिफरेंट मेरी स्टेजेस है क्लियर है। सोर्स ऑफ ईएमआर रेडिएशन एनर्जी, ट्रांसमिशन, ऑब्जेक्ट से क्या रिफ्लेक्शन और एमिशन होगा, फिर सेंसर तक ट्रांसमिशन होगा, फिर सेंसर उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर सेंसर में रिकॉर्ड होने के बाद में उसको ग्राउंड स्टेशन पे ट्रांसफर करेगा, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, एंड फाइनल स्टेप क्या बेटा, उसका एनालिसिस होगा मेरा। तो बेटा ये आपका रिमोट सेंसिंग का, बिल्कुल बेटा, जीपीएस, हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ना जीआईएस और जीपीएस ही होने वाला है, वो रिमोट सेंसिंग पे ही वर्क कर रहा है बेटा, बिल्कुल यही प्रोसेस है रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीपीएस, जीआईएस, बिल्कुल इसी पे वर्क करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में जीआईएस और जीपीएस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा अगला टाइम आ रहा है कि पैसिव और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो मैं विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि पैसिव और एक्टिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है। मान लो कि आपने कैमरा सेटअप किया और आपको मान लो किसी का इमेज कैप्चर करना है, तो अभी क्या बेटा, आपने जब कैमरा से इमेज ले रहे हो तो वहां क्या है, सनलाइट, सनलाइट की वजह से क्या है, वहां पे एनर्जी सोर्स क्या है, सनलाइट एनर्जी सोर्स है, जिस वजह से क्या है कि आप इस पर्सन की इमेज कैप्चर कर पा रहे हो। क्लियर है। सेकंड केस ले रहा हूं इसी को ही, अगर मैं मान लो एक डार्क एरिया में आ गया, यू कैन से अंधेरे के अंदर इस पर्सन की इमेज कैप्चर करना चाह रहा हूँ कैमरा से, तो मेरी ये इमेज नहीं आएगी। तो क्या करूंगा यहाँ पे, इस कैमरा में अगर मान लो फ्लैश लगा है, मीन्स क्या है, इल्यूमिनेशन या एनर्जी सोर्स है इसके अंदर, फ्लैश लगा है, तो मैं फ्लैश ऑन करूंगा, तो उसके बाद मैं इस पर्सन की इमेज को कैप्चर कर सकता हूँ बेटा डार्क एरिया में भी। क्लियर है। तो देख रहे हो यहाँ क्या है, जो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, वो क्या है, मेरा इस इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन से इसके साथ इसका खुद का सोर्स नहीं है बेटा। क्लियर है।
तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, पैसिव बोल देंगे, पैसिव रिमोट सेंसिंग, याद रहेगा। इसे बोल देंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग। इसे क्या बोल देंगे, जब मैं फ्लैश ऑन कर रहा हूं डार्क एरिया में, फोटो कैप्चर कर पा रहा हूं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक्टिव, एक्टिव। क्लियर है, मीन्स क्या है, इट इज हैविंग इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक्टिव रिमोट सेंसिंग होगा। जिसके पास खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग की फॉर्म में आएगा बेटा। तो क्लियर है सभी को एग्जांपल से कि एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या है। अब हम डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं इसमें, हमने विद एग्जांपल समझ लिया। बेटा नेचुरल सोर्स से कोई मतलब नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं बोल रहा, इट्स ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा खुद का, तो वो आपका एक्टिव होगा। ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है उसका, तो वो आपका पैसिव होगा। इसमें नेचुरल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ओनली नेचुरल सोर्स हो तो ही होगा। अब इसका एग्जांपल और देखो बेटा, कैमरा का आपको एक डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लो आपको इसकी इमेज कैप्चर करना है, आपने यहाँ पे कैमरा में लगा फ्लैश ऑन नहीं किया, आपने क्या है, डिफरेंट लैंप लगा के, डिफरेंट लैंप लगा के आपने वहां इल्यूमिनेशन कर लिया, आपने वहां लाइट कर ली उनकी हेल्प से। तो अब क्या होगा बेटा, अभी भी बेटा ये आपका पैसिव रिमोट सेंसिंग ही होगा। क्लियर है सबको, बेटा अभी भी आपका ये पैसिव रिमोट सेंसिंग ही होगा। जब इस कैमरा के साथ खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, इल्यूमिनेशन होगा, तभी मेरा ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहलाएगा बेटा। क्लियर है, जरूरी नहीं कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ अटैच हो या उसका इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तभी वो एक्टिव के केस में आएगा, अदरवाइज वो हमेशा पैसिव के केस में रहेगा बेटा आपका। तो देखते हैं क्या है, इन केस ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट नेचुरली अवेलेबल सच एज द सन, या उसका, क्लियर है, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है बेटा, जरूर नहीं सन ही हो। मोस्ट ऑफ द रिमोट, लेकिन मेजरली क्या है हमारा बेटा, सन ही रहने वाला है। क्लियर है, इसलिए इसने डिफाइन कर दिया वहां पे। मोस्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम वर्क इन पैसिव मोड यूजिंग सोलर एनर्जी, क्योंकि इजीली अवेलेबल एनर्जी या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एनर्जी बेटा हमारे पास, इसीलिए हम लोग सोलर एनर्जी को पैसिव के अंदर ले रहे हैं। ये केस है पैसिव के लिए, और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं इसके अंदर। solar energy reflected by the target at specific wavelength band are recorded using sensor on board एयरबोर्न और स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म। आगे रीड करेंगे क्या क्या है ये एयरबोर्न और स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म क्या क्या है। इन ऑर्डर टू एंश्योर एम्पल सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव्ड एट द सेंसर वेवलेंथ और एनर्जी बैंड कैपेबल फॉर ऑफ ट्रेवर्सिंग थ्रू द atmosphere without significant loss through atmospheric interaction are generally used in remote sensing। और जो नेक्स्ट लाइन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिस भी बॉडी का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अबव 0 केल्विन है, वो क्या है, रेडिएशन, कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करेगा ही। क्लियर है, अब बात आ रही है एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है। एनर्जी जनरेटेड एंड सेंट फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द टारगेट, द एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टारगेट आर रिकॉर्डेड यूजिंग सेंसर ऑन बोर्ड द रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म। ध्यान से देखो बेटा, प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो आपका एयरक्राफ्ट हो, क्लियर है, सैटेलाइट हो, ड्रोन हो, वहां पे सेंसर लगा है, यहां से आपका ईएमआर रेडिएशन गई, उस ऑब्जेक्ट के इंसिडेंट हुई, वहां से कुछ रिफ्लेक्शन और अदर एमिशन हुआ, फिर उसको सेंसर मेरा रिकॉर्ड करेगा। तो ये किस में आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग में आ जाएगा, अगर ऐसा हो रहा तो। क्लियर है,
अगर हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी सन के थ्रू एमिट हुई, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, फिर हमारे सेंसर ने उसको रीड किया, तो ये तो क्या हो गया बेटा, पैसिव केस हो गया। अगर क्या है, मेरे सेंसर के साथ ही मेरा एनर्जी सोर्स अटैच है कुछ, तो यहां से मेरा एनर्जी एमिट होगी, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होने के बाद में फर्दर मेरे पास एनर्जी रिकॉर्ड होगी सेंसर में, तो ये आपका एक्टिव का केस हो गया। हमने विद द हेल्प ऑफ कैमरा बेटा आपको एग्जांपल समझा दिया एक्टिव और पैसिव को क्लियरली डेली लाइफ एग्जांपल के साथ में। और ये जो ब्रॉड एग्जांपल है जिसमें मैं सोलर एनर्जी को यूज कर रहा हूँ, पैसिव में हो गया सेंसर के लिए, सेंसर के साथ इनबिल्ट और यू कैन से अटैच है एनर्जी सोर्स, तो मेरा ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग और ये पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गया मेरा। क्लियर है डायग्राम सभी को? पहला पैसिव बेटा ये सन आपका सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या है, सेंसर लगा प्लेटफॉर्म है रिसीविंग के लिए। सिमिलर इसमें क्या है, इसके साथ ही मेरा अटैच है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो मेरा रेडिएशन जा रहा है ऑब्जेक्ट तरफ, इसे क्या बोलते हैं, पल्स, तो जनरेटेड पल्स हो गया बेटा। और जो रिटर्न होके आ रहा है वो क्या हो गया, रिटर्न पल्स हो गया, इसको ये रिकॉर्ड कर लेगा मेरा सेंसर, तो ये आपका एक्टिव सिस्टम हो गया। अब बात आ रही है कि हमने देखा कि सेंसर तो हमने देख लिए, अब बात है कि प्लेटफॉर्म, जो व्हीकल हमने रीड क्या डेफिनेशन क्या है बेटा व्हीकल की, जो रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म क्या है, जो व्हीकल सेंसर जिस व्हीकल से अटैच रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, ड्रोन हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल मेरे किसके हैं, प्लेटफॉर्म के बेटा एग्जाम्पल है मेरे। सेंसर में क्या था, कैमरा लगाया, स्कैनर लगाया, वो मेरे एग्जाम्पल थे सेंसर के। तो अब देखते हैं कौन कौन से मेरे पास प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये बेटा किस बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किए हैं, एलिवेशन के बेसिस पे, मींस क्या है, अर्थ सरफेस से कितने वर्टिकल डिस्टेंस पे अवेलेबल है ये, तो उसके बेसिस पे मैंने इनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला कौन सा है, ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसिंग। ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसर आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, they are basically used to develop and calibrate sensor for different feature on the earth surface। क्लियर है? अगला कौन सा है, एरियल रिमोट सेंसिंग, लो एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग बेटा, जिसमें आपके यूनिट एक डिफरेंट यूनिट हो रहा है फोटोग्रामेट्री, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या है, एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट से आपने किसी पर्टिकुलर एरिया से आपने पास किया, तो वो क्या करेगा, वहां से उस पर्टिकुलर एरिया की फोटो कैप्चर करेगा, तो उनके बेसिस पे भी आप लोग सर्वे कर सकते हो, तो बोलते हैं एरियल सर्वे या फोटोग्रामेट्री। वो आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिक आइडिया उसमें क्या है, वो एरियल रिमोट सेंसिंग है। किसी पर्टिकुलर एरिया से आप एयरक्राफ्ट पास करोगे जिसमें कैमराज लगे हैं, वो कैमराज उस एरियाज की पिक्चर कैप्चर कर लेंगे, तो उनके बेसिस पे आप लोग उसका सर्वे कर सकते हो। अगला कौन सा है, स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग। देख रहे हो, स्पेस शटल, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा, कि सैटेलाइट क्या है, ऑर्बिट क्या है, कौन कौन से टाइप है। हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से स्टेजेस क्या क्या है, प्लेटफॉर्म कौन कौन से है, सेंसर कौन कौन से है, एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या क्या है। तो ये बेटा ये क्या है, इसका पिक्चर व्यू है, ग्राउंड रिमोट सेंसिंग लेवल वाली, एरियल रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग। ये क्या आपका बैलून में कैमरा लगा है, हेलीकॉप्टर की हेल्प से है या एयरक्राफ्ट की हेल्प से है। अगला कौन सा है, एरोप्लेन में रडार लगा हुआ है, ये आपका सैटेलाइट की हेल्प से है, तो वो आपका स्पेस बोर्न हो गया सैटेलाइट वाला। और जितने भी ये है एरोप्लेन या कैमरा जो लगा है बैलून में या हेलीकॉप्टर या ड्रोन है, तो सभी आपके आएंगे एरियल के अंदर। और जो आपका ग्राउंड पे आपने कैमरा सेटअप कर रखा है एग्जांपल, तो किसमें आएगा, ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसिंग में आ जाएगा आपका। तो ये आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गए। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैटेलाइट के बारे में, ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोई मुझे बताएगा बेटा ऑर्बिट क्या होता है।
बेटा सेंसर स्कैनर भी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है। क्लियर है? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा ऑर्बिट क्या होता है? मैं थोड़ा आपको आइडिया लेना ना कि ये स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग के बारे में। बाकी तो आपने पता है आपको, जैसे ग्राउंड पे कैमरा सेटअप कर दोगे, या एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर हो, बैलून हो या ड्रोन हो, ये सब आपको पता है, रफली इनके बारे में आइडिया है थोड़ा बहुत। लेकिन स्पेस बोर्न की बात करेंगे तो सैटेलाइट के बारे में बेटा थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना जरूरी है आपको, जो हमारे काम का हो। बिल्कुल, ऑर्बिट तो बिल्कुल, आई थिंक मोस्टली बता रहे हैं, इमेजिनरी पाथ वेयर हेवनली बॉडी रोटेट, सही है। अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से पाथ में सैटेलाइट मूव करता है, बिल्कुल ऑर्बिट होता है। तो आई थिंक सभी को मोरलेस पता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये मान लो आपकी अर्थ है। क्लियर है? एक को सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड जिस पाथ में रिवॉल्व करेगा, बताओ क्या हो जाएगा? ये पाथ क्या है? ये तो ऑर्बिट है पाथ आपका। ऑर्बिट क्या है बेटा? एक इमेजिनरी पाथ है आपका। क्लियर है सबको? लो, पोलर ऑर्बिट और इक्वेटोरियल ऑर्बिट की बात हो गई, जो अलोंग द पोल होगा और जो अलोंग द मेरा इक्वेटर होगा। तो अभी हमने देखा कि सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो सैटेलाइट का मैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करता हूँ सैटेलाइट का। सन सिंक्रोनस, दूसरा कौन सा बेटा आपका? जियो सिंक्रोनस। क्लियर है? सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस है बेटा आपका। मींस क्या है? जो सैटेलाइट सन के साथ सिंक्रोनाइज है वो सन सिंक्रोनस है, जो अर्थ के साथ है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपके। तो अब मैं मेनली दो टाइप की सैटेलाइट ध्यान देना है। सन सिंक्रोनस में कौन सा बेटा आपका? पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। और जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल टाइप बेटा कौन सा आपका? नाम सुना होगा सबने, जियो स्टेशनरी। तो क्लियर है सबको? बेटा नाम सुना होगा सबने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इनका आपको पता लग गया कि पोलर ऑर्बिट में और मेरा इक्वेटोरियल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। अब इनका तो कंफर्म आपको, पोलर का तो। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सिंक्रोनस सैटेलाइट, इनके बारे में मेन डिफरेंस क्या है? मैंने बोला कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का एक स्पेशल टाइप हो गया। तो बेटा क्या है, अभी क्या, अगर ये मेरा ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन से 0 डिग्री इंक्लिनेशन पर है तो मेरा क्या है, ये पर्टिकुलर केस होगा जो मेरा जियो स्टेशनरी के अंदर आएगा। अगर मान लो कि इसका जो पाथ है यूकेस ऑर्बिट यहाँ से इंक्लिनेशन पे है, मीन्स 2 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, मीन्स क्या है, 1 डिग्री पे भी हो सकता है, 3 डिग्री पे भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो सभी जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी पर्टिकुलर केस हो गया। जब मेरा इसका इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री इंक्लिनेशन वाला केस हो गया। बाकी सभी किस में आएंगे बेटा? जियो सिग्नोरस के अंदर आएंगे आपके सभी के सभी केसेस जो भी हैं, कि वो किसी भी एंगल पे हो सकता है इंक्लिनेशन उसका, 0, 1, 2, 3 डिग्री। तो सभी इसके अंदर आएंगे। उसमें से पर्टिकुलर कौन सा है जो मेरा इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर है, मींस क्या है, उसका इंक्लिनेशन 0 ऑर्बिट का इक्वेटर से। तो वो किस में आएंगे? मेरे जियो स्टेशनरी के अंदर आएंगे बेटा आपके केवल। बाकी सब किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आएंगे। तो क्या बोल सकते हैं, इसका एक एक स्पेसिफिक केस हो गया बेटा आपका जियो स्टेशनरी। क्लियर है? अब बात है कि हमें जियो स्टेशनरी कैसे समझेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा प्रॉपर्टी बेटा क्या है, जो आपका सैटेलाइट है और ये आपकी अर्थ है। मैं बेटा जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूँ अभी के लिए। तो आपका जो सैटेलाइट है वो क्या है कि अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है बेटा आपका? रिवॉल्व कर रहा है।
क्लियर है? तो और अर्थ क्या अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। क्लियर है? तो क्या बोल रहा हूं कि जो इसका स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन है किसका, सैटेलाइट का, और अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है, दोनों क्या सेम होंगे बेटा। स्पीड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन और जो मेरा सैटेलाइट का, ये अर्थ के रोटेशन का स्पीड है बेटा, और ये मेरा सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का स्पीड है। स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवोल्यूशन। ये किस केस में होगा बेटा, जियो स्टेशनरी केस में होगा। क्लियर है? और जितने टाइम पीरियड में, जितने टाइम बीइंग में अर्थ मेरा रोटेट करेगा, कितना बोलते हैं, एक दिन लगता है ना बेटा, आपको पता है, 1 डे। क्लियर है? उतने ही टाइम में मेरा ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर लेगा एक साइकिल। क्लियर है? तो क्या प्रॉपर्टी देखी आपने जियो स्टेशनरी की, कि एक तो इसका जो स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन है, जो मेरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन है वो अर्थ के रोटेशन के स्पीड के बराबर होगा, फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो मेरा टाइम पीरियड है, मींस क्या है, अर्थ को एक साइकिल रोटेट करने में जितना टाइम लगे उतना ही टाइम इसको, मैं सैटेलाइट को एक रिवोल्यूशन करने में लगेगा। इसका फायदा क्या है, ध्यान से देखना कि रिलेटिव में क्या होगा, जब दोनों की बेटा स्पीड सेम है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं रिलेटिव स्पीड क्या होगी बेटा, जब दोनों की स्पीड सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी सैटेलाइट की विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, क्या होगा, जीरो होगा ना। मींस क्या है कि मेरा सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे रहेगा। समझ पा रहे हो? मतलब क्या है, और हम सभी लोग अर्थ पे ही तो हैं। मींस क्या है, मैंने अपने लाइक मैं देख रहा हूँ एक सैटेलाइट को, वो मान लो इस पोजीशन पे है, वो हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगा, चाहे दोपहर में 12 बजे देखो, शाम के 2 बजे देखो, कभी भी देखो उसको सैटेलाइट को, वो मेरा सैटेलाइट उसी पोजीशन पे रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ जैसे रोटेट कर रही है उसी स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है। मींस क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है बेटा उनके बीच की, तो हमेशा वो मेरे को स्टेशनरी दिखेगा। मतलब क्या है, एक ही पोजीशन, और यू कैन से एक ही जगह मेरे को हमेशा दिखेगा वो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, जियो स्टेशनरी बोलते हैं इसको। तो क्लियर है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है और उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों बोलते हैं बेटा। बेटा जियो स्टेशनरी में कभी नहीं होगी। बेटा मैं जियो स्टेशनरी की बात कर रहा हूं, जो आप बात कर रहे हो ना कि सैटेलाइट की स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा होगी, वो लो अर्थ ऑर्बिट के केस में होगा, जियो स्टेशनरी के केस में सेम होगा बेटा, ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए तो बेटा उसको जियो स्टेशनरी बोला है, वरना वो स्टेशनरी कैसे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ। पता है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एल्टीट्यूड कितना रहता है सरफेस से, किसी को आइडिया है? 36,000 किलोमीटर बेटा, 36,000 किलोमीटर इनका एल्टीट्यूड रहता है, मतलब इतनी हाइट पे रहता है अर्थ से ये। जो आप बात कर रहे हो जिनकी स्पीड ज्यादा है, या जिन यू कैन से मल्टीपल साइकिल कवर करते हैं, वो कौन से रहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर या मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। मीन्स क्या है, अगर मेरा ये 2 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट करे तो कितना करेगा एक दिन के अंदर, 12 रिवोल्यूशन कर लेगा बेटा लियो वाला। क्लियर है? तो इसकी बात कर रहे हो आप लोग। In airborne remote sensing, downward or sideward looking sensor mounted on aircraft are used to obtain image of the earth surface.
वेरी हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन इमेजेस कौन कौन से 20 सेंटीमीटर और लेस वाले स्पेशियल रिजोल्यूशन कैन बी obtained through this. However, it is not suitable to map a large area. Less coverage area and high cost per unit area of ground coverage are the major disadvantages of airborne remote sensing. While airborne remote sensing missions are mainly one-time operation, spaceborne mission offer continuous monitoring of the Earth feature. LIDAR हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग LIDAR. एनालॉग एरियल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, थर्मल इमेजरी and digital photography are commonly used in airborne remote sensing. In spaceborne remote sensing, sensor mounted on space satellite orbiting the Earth are used. There are several remote sensor कौन कौन से हैं? Geostationary and polar orbiting, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Provide imagery for research and operation applications. मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके अंदर एक टर्म आई थी बेटा, रिजोल्यूशन. बाकी तो क्लियर आपको. लाइडर हम डिस्कस कर चुके हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही. एक टर्म नहीं है इसके अंदर, रेजोल्यूशन. कोई मुझे बता सकता है कि रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा? रेजोल्यूशन बेटा क्या होता है? कोई आइडिया किसी को? एबिलिटी टू मेक डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स, कृष्णा इज सेइंग. बिल्कुल. और क्लियर बताएगा कोई मुझे? बेसिक मीनिंग क्या है इसका? बेसिक मीनिंग क्या है बेटा इसका, रेजोल्यूशन का? आपकी डेफिनेशन कुछ हद तक ठीक है. पोटेंशियल डिटेल प्रोवाइडेड बाय इमेज. जो आप बोल रहे हो ना बेटा कि कितना क्लियर इमेज प्रोवाइड कर रहा है, कितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या बोलेंगे कि कोई इमेज है तो कितना पोटेंशियल डिटेल कितनी प्रोवाइड कर रहा है वो. पोटेंशियल डिटेल प्रोवाइडेड बाय इमेज, वो क्या होगा? आपका रिजोल्यूशन होगा. एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे. बेटा यहाँ लिखा है कि इसका कितना रिजोल्यूशन है, स्पेशली कितना है? 20 सेंटीमीटर और लेस. कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन 20 सेंटीमीटर और लेस, इसका मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. एक मान लो बेटा, एक कोई ग्राउंड है, मेरा ग्राउंड है 100 मीटर बाई 100 मीटर, एग्जांपल के लिए. क्लियर है? अगर मान लो जो मेरा रेजोल्यूशन है वो कितना है? 100 मीटर का, एग्जांपल के लिए. क्लियर है? सेंसर का रेजोल्यूशन कितना? 100 मीटर का है. जब मैं यहाँ से सेंसर इसका इमेज, यू कैन से इमेज कैप्चर करेगा एग्जांपल के लिए, तो कितना वो एक बार में ही पूरा इमेज कैप्चर कर लेगा? 100 बाई 100 मीन्स क्या है? उसका बेटा रेजोल्यूशन 100 है, तो उसका जो एक सिंगल पिक्सल होगा, रेजोल्यूशन 100 का मतलब क्या है? 100 मीटर रेजोल्यूशन, इसका मीन क्या है? 100 मीटर बाई 100 मीटर का स्क्वायर ले लो, यू कैन से स्क्वायर ऑफ 100 मीटर बाई 100 मीटर. ये उसका एक पिक्सल रिकॉर्ड करेगा बेटा. क्लियर है? उसका एक पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करेगा? 100 मीटर बाई 100 मीटर. अगर उसका रेजोल्यूशन मेरा 100 मीटर है तो. अब मान लो कि मैंने एक 100 मीटर बाई 100 मीटर ग्राउंड को कैप्चर करने की कोशिश की, तो वो सिंगल पिक्सल में पूरा कैप्चर कर लेगा. क्लियर है? दूसरा केस क्या ले रहा हूं मैं? इसी ग्राउंड को बेटा, इसी ग्राउंड को विद 20 मीटर रेजोल्यूशन से कैप्चर कर रहा हूं. तो देख पा रहे हो कि इसी ग्राउंड को मल्टीपल पिक्सल में लेगा. 20 बाई 20 के स्क्वायर में डिवाइड कर लो, स्क्वायर में 20 बाई 20 के. अब क्या है? एक मेरा ये कैप्चर हुआ, एक मेरा ये कैप्चर हुआ विद 20 मीटर रेजोल्यूशन, ये था मेरा 100 मीटर रेजोल्यूशन. दोनों में से बेटा बेटर इमेज कौन सा मिलेगा मेरे को? ये मिलेगा. क्यों? कि मेरे पास बेटर डिफरेंशिएट कर सकता हूं उनको. जो मेरे ग्राउंड के फीचर है उनको मैं बेटर डिफरेंशिएट कर सकता हूं अगर वो मेरे 20 मीटर वाला रेजोल्यूशन. मींस क्या है? रेजोल्यूशन जितना कम होगा उतना बेटर है मेरे लिए. क्लियर है सबको? इसके अंदर क्या है? पूरे ही ग्राउंड का इमेज एक सिंगल पिक्सल में आ गया मेरा.
तो मैं उस ग्राउंड के जो फीचर है मेरे पास उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। इसके अंदर क्या है, एक पिक्सल के अंदर कितना आ रहा है, 20 मीटर बाई 20 मीटर का ही एरिया आ रहा है। तो क्या है, ज्यादा पिक्सल आ रहे हैं उस ग्राउंड के लिए, तो क्या मेरा बेटर रिप्रेजेंट हो रहा है उसको ग्राउंड मेरा इमेज के अंदर इसमें। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि 20 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का पिक्सल होगा इसमें, एक पिक्सल। बेटा एक पिक्सल क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया, रेजोल्यूशन का मतलब आपका ये हो गया। और मैं आपसे बता रहा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेनली कहाँ यूज होते हैं बेटा, आपके कम्युनिकेशन और मेटेरोलॉजिकल पर्पज के लिए होते हैं। जबकि आपके जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट थे वो एसेंशियली यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। क्लियर है? The main advantages of space-borne remote sensing are large area coverage, less cost per unit of area coverage, continuous or frequent coverage of an area of interest, automatic or semi-automatic computerized processing and analysis. However, when compared to aerial photography, satellite image has lower resolution. बेटा आपका इमेज कौन कैप्चर कर रहा है, इमेज कौन कैप्चर कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट तो इमेज कैप्चर कर रहा है आपका सेंसर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है आइडियल रिमोट सेंसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमने डिस्कस कर लिया सैटेलाइट कौन कौन से थे, बेसिक उनमें क्या क्या डिफरेंस है, जियो स्टेशनरी में क्या यूज है उसका। सिमिलरली हमने रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा, उसके कौन कौन सी कंपोनेंट है। पहला क्या है, ए यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स होना चाहिए बेटा आपका। क्लियर है? विच प्रोवाइड एनर्जी ओवर ऑल वेवलेंथ एट ए कांस्टेंट और नॉन हाई लेवल ऑफ आउटपुट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नॉन इंटरफेरिंग एटमॉस्फेयर। अगर क्या बेटा आपका एटमॉस्फेयर में इंटरफेयर कर रहा है, मींस क्या है, जो मैं रेडिएशन को स्कैटर कर रहा है, तो वहां से क्या आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाह रहे थे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कुछ डेविएट होके हमारे पास आएगी, विच विल नॉट मॉडिफाई और अल्टर द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स। इसीलिए हमें क्या चाहिए, नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर चाहिए। अगला कौन सा है, ए सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी और मैटर इंटरेक्शन एट द अर्थ सरफेस विच जनरेट, रिफ्लेक्ट और emit signals that are selective with respect to wavelength and also unique to each object or earth surface feature type. अगला कौन सा है, सेंसर के बारे में क्या है, ए सुपर सेंसर मींस क्या, विच इज हाईली सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ। बेटा सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, उसको यू कैन से हमारी भाषा में रीड कर पाए, सेंस कर पाए, उसको उस डेटा को कैप्चर कर पाए। ये ए सुपर सेंसर वुड बी सिंपल, रिलायबल, accurate, economical and require no power or space. This sensor yield data on the absolute brightness or radiance from a scene as a function of wavelength. तो आइडियल रिमोट सेंसिंग मींस क्या है, जो भी मेरे मेन मेन कंपोनेंट थे रिमोट सेंसिंग के, वो सभी क्या है अपने आइडियल, जो उनका वर्किंग हो आइडियल वर्किंग हो। नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, ए रियल टाइम डेटा हैंडलिंग सिस्टम which generate the instance radiance versus wavelength response and processes into a interpretable format in real time.
The data derived is unique to a particular terrain and hence provide insight into its physical, chemical, biological stage. मीन्स क्या है, हम जो डेटा प्रोसेस करेंगे उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है बेटा, तो उस फॉर्मेट में, इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट में आपके रियल टाइम में डेटा जो आपका है। अगला कौन सा, मल्टीपल डेटा यूजर्स having knowledge in their respective discipline and also in remote sensing data acquisition and analysis technique, the information collected will be available to them faster and less expensive होनी चाहिए आपकी। This information will aid the user in various decision making processes and also further in implementing these decision। तो ये आपके आइडियल रिमोट सेंसिंग कंपोनेंट हो गए बेटा, वही सेम कंपोनेंट है लेकिन वो आइडियल वे में वर्क करने चाहिए। जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी का यूनिफॉर्म होना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्या है, नॉन इंटरफेयरिंग होना चाहिए, सेंसर क्या होना चाहिए आपका, सुपर सेंसर होना चाहिए बेटा आपका। अगला बात कर रहे हैं हम लोग, हमने आइडियल की बात कर ली, अब क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एनर्जी सोर्स है। हमने आइडियल कंडीशन की बेटा बात कर ली। अब हम लोग जो एक्चुअल जो ऑपरेशन यूज में ले रहे हैं, जो रियल रिमोट सेंसिंग हमारी, उसकी बात करेंगे जो हमारे जनरल ऑपरेशन में काम आने वाली है। तो उसमें सबसे पहला क्या आपका एनर्जी सोर्स है बेटा। द एनर्जी सोर्स फॉर रियल सिस्टम आर यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म ओवर वेरियस वेवलेंथ। आइडियली क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन क्या है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता बेटा आपका। non-uniform over various wavelength and also vary with time and space. This has major effect on the passive remote sensing system. The spectral distribution of reflected sunlight varies both temporally and spatially. Earth surface material also emit energy to varying degree of efficiency. A real remote sensing system need calibration for source characteristic. तो बेटा यहाँ पे कुछ टर्म आ रही है आपकी ना, टेम्पोरल, स्पेशियल। तो मैं आपसे बात इनके बारे में बता रहा हूं, टेम्पोरल और स्पेशियल। स्पेक्ट्रम की बात करेंगे एग्जांपल के लिए। तो आपने जैसे मैंने समझाया था आपको रेजोल्यूशन के अंदर, रेजोल्यूशन में भी बेटा उसके टाइप होते हैं, रेजोल्यूशन के भी। कौन सा हो गया, स्पेशियल, टेम्पोरल। इनका मीनिंग, बेसिक मीनिंग सबका सेम रहेगा क्लासिफिकेशन में। अगला कौन सा आपका, स्पेक्ट्रल। हमने ये तो रीड कर लिया स्पेशल वाला रेजोल्यूशन कि एग्जांपल अगर उसका रेजोल्यूशन एग्जांपल 20 सेंटीमीटर है तो वो 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का 1 पिक्सल उसका रिप्रेजेंट करेगा उसको, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। टेम्पोरल में बेटा क्या है कि हम लोग टाइम, टाइम के बेस पे, क्लियर है। और स्पेक्ट्रल में क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो याद रहेगा टेम्पोरल रेजोल्यूशन में क्या है कि टाइम के बेसिस पे है, स्पेक्ट्रल क्या है, वेवलेंथ के बेसिस पे है। और स्पेशल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इनका मीनिंग रहेगा टेम्पोरल और स्पेक्ट्रल का। आगे कहीं भी टाइम आए तो आपकी। अब आपका एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। द एटमॉस्फेयर मॉडिफाई द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड और एमिटेड। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन वेरी with wavelength associated. Sensor used and the sensing application. Calibration is required to eliminate or compensate these atmospheric effect. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो बेटा देख रहे हो आपका कि जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो उसमें इंटरेक्शन क्या क्या हो एटमॉस्फेयर का, देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग कहाँ कहाँ से, देखो क्लाउड से हो रही है, एरोसोल से हो रही है, और जो मेरे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल अवेलेबल है उनके थ्रू क्या हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ स्कैटरिंग होगी। ये इंटरेक्शन हो रहा है बेटा आपका एटमॉस्फेयर का विद आपका जो एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसके साथ में। अगला कौन सा आपका
energy or matter interaction at the Earth's surface. Remote sensing is based on the principle that each and every material reflect or emit energy in a unique way. However, spectral signature may be similar for different material types. This makes differentiation difficult. Also, the knowledge of most the energy or matter interaction for Earth's surface or feature in either at elementary level or very completely unknown. Next क्या है the sensor. Real sensor have fixed limits of spectral sensitivity. That is, they are not sensitive to all wavelength. अभी हमने आइडियल में क्या देखा था कि जो हमारा सेंसर क्या होगा बेटा, सभी वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सभी के लिए सेंसिटिव नहीं होता. Also they have limited spatial resolution. Efficiency in recording spatial details वो limited होगी. Selection of sensor require a trade-off between spatial resolution and spectral sensitivity. For example, while photographic system have very good spatial resolution and poor spectral sensitivity, और नॉन फोटोग्राफिक सिस्टम में क्या होगा, पुअर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा बेटा उसका. तो डिफरेंट बता रहा है फोटोग्राफिक सिस्टम और नॉन फोटोग्राफिक सिस्टम में. तो फोटोग्राफिक सिस्टम में क्या होगा, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, और नॉन फोटोग्राफिक सिस्टम में क्या होगा, ये पुअर होगा आपका सिस्टम. डेटा हैंडलिंग सिस्टम क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर प्रोसेसिंग सेंसर डेटा, इवन दो machine are also included in data handling. This makes the idea of real-time data handling almost impossible. The amount of data generated by the sensor far exceeds the data handling capacity. अब क्या बोल रहे हैं, मैंने जब बोला था रिमोट सेंसिंग क्या बेटा, क्या आपकी आर्ट एंड साइंस. साइंस में क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल और कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. आर्ट क्या है, जो डेटा वहां से आए डेटा को इंटरप्रेट करना है फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या है, ह्यूमन का भी उसमें इंक्लूजन होगा बेटा आपका. क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, द मल्टीपल डेटा यूजर्स. द सक्सेस ऑफ एनी रिमोट सेंसिंग मिशन लाइज ऑन द यूजर who ultimately transform the data into information. This is possible only if the user understand the problem thoroughly and has a wide knowledge in the data generation. The user should know how to interpret the data generated and should know how best to use them. Clear है. तो अभी हमने देख लिया कि रिमोट सेंसिंग के आइडियल और रियल दोनों पर्सपेक्टिव देख लिए हमने. आइडियल जो रिमोट सेंसिंग होगी उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहने चाहिए थे, और रियल रिमोट सेंसिंग में वो कैसा रहेगा. लास्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग. बेटा एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रोवाइड डेटा ऑफ लार्ज एरियाज. फर्स्ट वन कि हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं. प्रोवाइड डेटा ऑफ वेरी रिमोट एंड इनएसेसिबल रीजन. मान लो कोई फॉरेस्ट एरिया, कोई हिली एरिया है, वहां का भी इजीली हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग. able to obtain imagery of any area over a continuous period of time through which the any anthropogenic or natural changes in the landscape can be analyzed. means क्या है कि मान लो कोई एरिया है, उस एरिया के डिफरेंट टाइम पीरियड में उसके इमेज कैप्चर कर रहा है, तो उसमें क्या चेंज आए उस एरिया के अंदर, चाहे वो चेंज नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, और यू कैन से एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड हो. क्लियर है. तो उन चेंजेस को हम लोग इजीली देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं टाइमिंग के साथ में. अगला क्या है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू एम्प्लॉइंग अ टीम ऑफ सर्वेयर. बेटा इसमें भी डिपेंड करेगा, अगर मेरा एरिया काफी बड़ा एरिया है, उसको अगर मैं सर्वे करूंगा रिमोट सेंसिंग से, तो ही मेरा ये इनएक्सपेंसिव रहेगा. क्लियर है. अब छोटे से एरिया के लिए कर रहा हूं, तो बेटा उस केस में तो मेरा एक्सपेंसिव रहना ही है रिमोट सेंसिंग. अगला क्या है, इजी एंड रैपिड कलेक्शन ऑफ डेटा. बिल्कुल. लास्ट क्या है, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैप फॉर
इंटरप्रिटेशन। ये आपके एडवांटेजेस है। सिमिलरली अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेजरी रिक्वायर ए सर्टेन स्किल लेवल। बेटा हर कोई उस इमेज या उस डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डेफिनेशन में बोला था कि स्किल चाहिए उसके लिए भी, डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। अगला क्या है, नीड क्रॉस वेरिफिकेशन विद ग्राउंड और फील्ड सर्वे डेटा। अब पढ़ेंगे क्या क्या मैं डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स में क्रिएट कंफ्यूजन। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट कैन बी मिस क्लासिफाइड और कंफ्यूज। नेक्स्ट क्या है, डिस्टॉर्शन में अकर इन इमेज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सेंसर एंड सोर्स। तो आपने देख लिया कि अगर मेरा सेंसर और सोर्स का रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है, जो मेरा इमेज आई वो डिस्टॉर्ट भी हो सकती है। उसमें स्किल पर्सन चाहिए डेटा इंटरप्रेट करने के लिए। और क्या था इसके अंदर, अभी देखा हमने कि मिस क्लासिफाइड इमेज, इसका मतलब क्या है। मान लो कोई मेरा माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे क्या है, इस माउंटेन की बेटा शेडो बनेगी आपकी, यहाँ पे माउंटेन की शेडो बनेगी बेटा। तो कई बार क्या होता है, रिमोट सेंसिंग में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये माउंटेन की शेडो बन रही है या कुछ वाटर बॉडियां या वाटर है यहाँ पे। तो उस केस में क्या है, उसको मिस क्लासिफाइड भी कर सकता है बेटा आपका। क्लियर है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल हो गया एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको। मान लो कि वहां पे ग्रीन ग्रास लगी है। अब ये ग्रास आर्टिफिशियल ग्रास है या नेचुरल ग्रास आपकी। क्लियर है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि वो ग्रास जो है वो आर्टिफिशियल ग्रास है या नेचुरल ग्रास है। क्लियर है आपको। तो ये दो एग्जांपल हो गए जो मैंने समझा दिया आपको, मिस क्लासिफाई या कंफ्यूजन हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसलिए बोलता है नीड टू क्रॉस वेरिफिकेशन विद ग्राउंड और फील्ड डेटा।